मुझे हाई रूफ में बिठा दिया गया और हम रवाना हो गए। शौरा फैसल पर आकर उन्होंने रुख एयरपोर्ट की तरफ कर दिया। मैंने हैरत से सोचा कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। जल्द ही मेरी गलत फहमी दूर हो गई। बलोच कॉलोनी से उन्होंने हाई रूफ को दाईं तरफ मोड़ लिया। उस रास्ते पर आगे जाकर मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद के गुंजानाबाद इलाके थे। फिर आगे जाकर वो उस रोड पर पहुंचे जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाती थी। ये इलाका कुछ वीरान था और मेरे लिए इंतहाई मौजू था। मैंने अचानक यूआर गन निकाल ली और गुर्रा कर कहा, तुम में से कोई भी अपनी जगह से हरकत न करे, वरना बहुत इबरतनाक मौत मरेगा। इस गन से निकलने वाली मोहलक और इंतहाई ताकतवर शुआएं मोटी आहनी चादर में सुराख कर देती हैं। अचानक मैंने लीडर के दाएं हाथ पर फायर किया, क्योंकि वो रिवॉल्वर निकालने के लिए अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ा रहा था। गन से रोशनी की एक बारीक धार निकली और उसके हाथ को गोया आरी की तरह काट दिया। दूसरे ही लम्हे उसका हाथ जिस्म से अलग होकर हाई रूफ के फर्श पर गिर कर तड़पने लगा। लीडर ने फलक शगाफ चीख मारी और दहशत से बेहोश हो गया। हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं निकला था। शायद मोहलक शुआओं ने उसका खून भी खुश्क कर दिया था। बकिया लोग मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं किसी और सैयारे की मखलूक हूं। उन लोगों के चेहरे खौफ की शिद्दत से सफेद पड़ गए। मैंने तहक्कुमाना लहजे में कहा, गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने फौरन ही ब्रेक लगा दिए। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और यूआर गन जेब में रखते हुए कहा, मुझे अफसोस है दोस्तों, मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ, मगर मैं तुम में से किसी को इस खौफनाक गन से नहीं मारूंगा। इसके लिए मैं अपना रिवॉल्वर इस्तेमाल करूंगा। फिर मेरे रिवॉल्वर से यके बाद दीगरे 4 फायर हुए और वो सब अजियतनाक अंदाज में चीखते हुए सीटों और सुजुकी के फर्श पर गिरकर बुरी तरह तड़प रहे थे। फिर वो सब हमेशा के लिए खामोश हो गए। अब सिर्फ हाई रूफ का ड्राइवर बचा था, मगर मैं उसे जिंदा छोड़ना चाहता था कि वो अपने आदमियों को लेकर मूसा खान के पास जा सके। फिर मैंने जेब से एक पेन निकाला और जेबी डायरी का एक सफ़ा फाड़ कर उस पर लिखा, मूसा खान के लिए मजीद तोहफे। फिर मैंने मजीद इजाफा किया, आइंदा इस किस्म के घटिया दर्जे के बदमाश मेरे लिए मत भेजना। मैंने वो पर्चा ड्राइवर के हवाले किया और कहा, यहाँ से सीधे मूसा खान के पास जाना और ये पर्चा उसे दे देना। बस अब तुम रवाना हो जाओ। तैमूर ने अक्लमंदी ये की थी कि वो हमारे नज़दीक बिल्कुल नहीं ठहरा था, बल्कि गाड़ी आगे ले गया था। मेरा इशारा पाते ही ड्राइवर वहां से यूं भागा जैसे एक लम्हे की भी ताखीर कर दी तो मैं उसे हलाक कर दूंगा। उसके जाने के बाद तैमूर गाड़ी लेकर आ गया और हम इत्मीनान से वापस चल दिए। हम लोग बंगले पर पहुंचे तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। फर्डिनेंड ने पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? तैमूर ने उसे बताया कि हम लोग मूसा खान को फ़ोन करने गए थे। लगे हाथों उसने ये भी बता दिया कि हमने मूसा खान को यहाँ से फ़ोन क्यों नहीं किया। फर्डिनेंड माथे पर हाथ मार कर बोला, आप लोगों को खामखा की मेहनत का शौक़ है। अफसोस तो मुझे ये है कि आप लोग मुझे भी नाकाबिल एतबार समझते हैं, इसलिए हर मामला मुझसे छुपाते हैं। अगर आप मुझे भी बता देते कि किस मकसद के लिए निकल रहे हैं तो इतनी जहमत ना होती। मैंने कहा, घुमाने फिराने के बजाय साफ साफ बात करूं। वो बोला, असल में यहाँ एक ऐसा टेलीफोन भी है जिसका नंबर किसी भी डायरेक्टरी में नहीं है। जब उसका नंबर ही मौजूद नहीं है तो वो ट्रेस कैसे होगा? मैंने भिन्ना कर कहा, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? फर्डिनेंड ने मुअद्दब अंदाज में कहा, सॉरी मिस्टर कामरान, मगर मैं फिर यही कहूँगा कि आप लोग मुझ पर एतमाद नहीं करते। आप जब से आए हैं अपने तौर पर मसरूफ़ हैं। मुझे तो आपने मशवरे के काबिल भी नहीं समझा। फर्डिनेंड जज्बाती हो गया। वो ठीक कह रहा था। मैंने अब तक अपने किसी भी मंसूबे में उसे शरीक नहीं किया था। हालांकि हमारी खातिर उसने तंजीम की दुश्मनी मोल ली थी, हमारे लिए दिन रात काम कर रहा था। मैंने नरम लहजे में कहा, सॉरी फर्डिनेंड, असल में यहाँ आते ही पै दर पै ऐसे वाक़यात पेश आए कि मैं कोई मंसूबाबंदी कर ही ना सका। वैसे तुम्हारा कहना गलत है कि हम तुम पर एतमाद नहीं करते। एक मौके पर तुम भी हमारे साथ शरीक थे। ये और बात है कि ग्लोरिया और तैमूर हर मौके पर मेरे साथ रहे हैं। वो हर वाक़े से वाकिफ़ हैं, इसलिए बगैर किसी पेश की प्लानिंग के मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। बहरहाल ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुनकर फर्डिनेंड मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, आप जरा उस खुसूसी फ़ोन की लाइन मुझे दे दो जिसका नंबर डायरेक्टरी में नहीं है। वो बोला, अभी लीजिए। ये कहकर उसने इंटरकॉम पर किसी से कहा, टेलीफोन की स्पेशल लाइन बॉस के कमरे में दे दो। चंद लम्हों के बाद फर्डिनेंड को इत्तला मिली कि लाइन डायरेक्ट कर दी गई है। मैंने टेलीफोन सेट उठाकर बेड पर रखा और एक मरतबा फिर मूसा खान का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया और मूसा खान की गुर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, हाँ माई डियर मूसा खान, मेरे भेजे हुए गिफ्ट तुम्हें मिल गए? एक मरतबा फिर अपने आदमी भेज दो, उनका हशर इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा। वो बोला, देखो कामरान, सीधी तरह शहाना को मेरे हवाले कर दो। अगर उसे मामूली सी भी गजंद पहुंची तो मैं पूरे शहर को उलट कर रख दूंगा। मैंने हंसकर कहा, ये इत्तला मेरी बजाय तुम कराची के मेयर को दो तो बेहतर है। हाँ, ये मेरा वादा है, जब तक ग्लोरिया महफूज है शहाना भी महफूज रहेगी। ग्लोरिया को जरा सी भी तकलीफ पहुंची
तो मैं शहर को उलट पलट करने की बजाय आसिफ अली के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। मेरे लहजे में सफाकी थी। फिर कहा, और अगर 2 घंटे के अंदर ग्लोरिया मुझे न मिली तो शाहाना किस्तों में तुम्हारे पास पहुंचेगी। घड़ी देख लो, ठीक 2 घंटे के बाद तुम्हें शाहाना के बाएं हाथ की 2 उंगलियां मिलेंगी। फिर मैं एकदम खामोश हो गया। मूसा खान दहशतज़दा होकर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुन रहे हो ना कामरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं रिसीवर कान से लगाए चुपचाप खड़ा रहा। वो बोला, हेलो हेलो कामरान, हेलो। मूसा खान पागलों की तरह चीखने लगा, मेरी बात सुनो कामरान। मैंने खामोशी से सिलसिला मुनक़ता कर दिया और तैमूर से कहा, शाहाना किस कमरे में है? तैमूर की बजाय फर्डिनेंड ने कहा, वो नंबर 4 में है। फिर जल्दी से बोला, क्या मैं शॉर्ट सर्किट टीवी ऑन करूं? मैंने कहा, मैं वहीं जाकर उससे मिलूंगा। फर्डिनेंड ने जल्दी से वो रिमोट मेरी तरफ बढ़ाया जिसके जरिए कमरे का दरवाजा खुलता था। मैंने कहा, इसे अपने पास ही रखो और मेरे साथ चलो। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। शाहाना होश में आ चुकी थी और सहमे हुए अंदाज में बेड पर बैठी हुई थी। हम लोगों को देखकर वो चलकर खड़ी हो गई और मुझसे मुखातिब हुई, ये सब क्या है मिस्टर हेडले? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तैमूर ने हंसकर कहा, ये अपने बंदर की बाजियाबी के लिए तुम्हें उठा लाए हैं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि शाहाना तैमूर से बोली, ऐसा लगता है जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहीं देखा है। फिर वो सर झटक कर बोली, खैर देखा होगा, मगर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने हंसकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो बेबी, तुम्हारे मामू ने मेरी एक दोस्त को अगवा किया है। जवाबी तौर पर मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैं कोई गैर मुल्की नहीं हूँ। मेरा नाम तो शायद तुमने सुना होगा, मैं कामरान हूँ। शाहाना मजे का खेज लहजे में बोली, तुम अगर खुद को शहनशाह अकबर कहोगे तब भी मैं एतराज नहीं करूंगी, लेकिन कामरान ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलंदी से धक्का दे दिया हो और मैं गहराइयों में गिरता जा रहा हूँ। मैंने बोझल आवाज में पूछा, क्या तुम कामरान को जानती हो? कभी मिली हो उससे? वो बोली, मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ, मगर उसके बारे में सुना बहुत कुछ है। वो दहशतगर्द जरूर है, मगर जो कुछ उसने इंडिया में पाकिस्तान के लिए किया है उससे तो वो पूरी कौम का हीरो बन सकता है। मैंने हैरतज़दा होकर पूछा, तुम क्या जानो उसने इंडिया में क्या किया है? मेरे साथ साथ तैमूर भी हैरतज़दा था। वो बोली, मैं इंडिया घूमने गई थी, पिछले हफ्ते वापस आई हूँ। वहां उसने भारतीय हुक्मरानों की नींदें उड़ा रखी हैं। उनका प्रेस उसे गैर मामूली अहमियत दे रहा है और पुलिस वाले तो उसका नाम सुनकर दहशतज़दा हो जाते हैं। मैंने तस्दीक की खातिर पूछा, क्या कामरान वहां अकेला है? वो बोली, उसके 2 साथियों का भी बहुत शोहरा था वहां के अखबारात में, तैमूर और एक अमेरिकन लड़की ग्लोरिया। मैंने कहा, अगर कोई ग्लोरिया को कत्ल करने के इरादे से अगवा कर ले तो कामरान को क्या करना चाहिए? बोली, अगर कोई ग्लोरिया को अगवा कर ले तो। वो कहते कहते रुक गई और गौर से मुझे देखने लगी। फिर बोली, आपका मतलब है कि मामा ने ग्लोरिया को अगवा किया है? वो चौंक कर बोली, इसका मतलब है कि आप वाकई कामरान हैं। अगर ये बात है तो ठीक है, मुझे अगवा करके आपने बहुत अच्छा किया। मैं हर तरह से आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ। उसने एक मरतबा फिर मुझे गौर से देखा, फिर बगौर तैमूर का जायजा लेने लगी। बोली, मेरा अंदाजा है कि आप तैमूर हैं। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी बेटा। तुम उस वक्त तक मेरी मावन रहोगी जिस वक्त तक तुम्हारा मामा ग्लोरिया को मेरे हवाले नहीं कर देता। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओके बेबी, गुड नाइट। शाहाना चिढ़कर बोली, आई एम नॉट बेबी, मैं छोटी नहीं हूं कि मुझे बेबी कहकर पुकारें। मैंने कहा, सॉरी मिस शाहाना। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैंने घड़ी देखी तो मूसा खान को दी हुई मोहलत में से 45 मिनट गुजर चुके थे। वक्त गुजारने के लिए मैंने कॉफी तलब कर ली। मैं अभी तक बदले हुए हुलिये में था और मजीद कुछ दिन इसी हुलिये में रहना चाहता था। ठीक 2 घंटे के बाद मैंने मूसा खान का नंबर डायल किया। शायद वो मेरी कॉल का इंतजार कर रहा था। वो बेताबी से बोला, हेलो। मैंने सर्द लहजे में कहा, 2 घंटे गुजर चुके हैं मूसा खान। वो बोला, तुम्हें अल्लाह का वास्ता कामरान, शाहाना को नुकसान मत पहुंचाना। मैंने जल्दी से कहा, इसका मतलब है कि तुमने ग्लोरिया को छोड़ दिया है? मूसा खान ने अटक अटक कर कहा, वो मेरे आदमियों को जख्मी करके फरार हो गए। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, बको मत। वो गड़बड़ा गया, बोला, मेरी बात का यकीन करो कामरान। मैंने चीख कर कहा, खत्म करो ये ड्रामा। ये कोई नई चालबाजी है जो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी और तुमसे ज्यादा शाहाना मुतासिर होगी। बहरहाल अब से ठीक 10 मिनट के बाद पहली किस्त तुम्हारी खिदमत में अरसाल कर दी जाएगी। मूसा खान जज्बाती अंदाज में बोला, नहीं, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ग्लोरिया यहाँ से फरार हो चुकी है। मैंने कहा, मगर शाहाना यहाँ से फरार नहीं हुई। उसकी किस्त वसूल करने के लिए तैयार रहो। विश यू गुड लक। वो बोला, मेरी बात सुनो कामरान, देखो फोन मत बंद करना, मैं कसम खा कर कहता हूँ। वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया, फिर चीख कर बोला, हेलो 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 कामरान, हेलो। मैंने आहिस्तगी से क्रेडल दबाकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं जानता था कि इस मौके पर मूसा खान झूठ नहीं बोल सकता। ग्लोरिया का फरार भी इतना बड़ा वाक़या नहीं था। ग्लोरिया ये हरकत कर सकती थी। सवाल यह था कि अगर वो फरार हो चुकी है तो अब तक यहाँ पहुंची क्यों नहीं? मैं शाहाना को, एक मासूम, खूबसूरत और नर्मो नाजुक बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।
मैं तसव्वुर में मूसा खान को देख रहा था। वो अपने आदमियों पर गरज रहा था, हरामजादो, तुमसे एक लड़की भी न रुक सकी। अब मैं कामरान को कैसे यकीन दिलाऊं? याद रखो, अगर शाहाना के जिस्म को खराश भी आई तो तुम सबकी खाल खींच लूंगा। फिर मैंने मूसा खान की बहन के घर फोन किया। फोन किसी मुलाजिम ने रिसीव किया। मैंने मिसेज आसिफ से बात करने की ख्वाहिश की। दूसरी तरफ से कहा गया, जी वो तो हॉस्पिटल में हैं, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा, मैं आसिफ साहब का दोस्त बोल रहा हूँ। मेरा ख्याल है इस वक्त आसिफ साहब तो मौजूद नहीं होंगे। मुलाजिम ने कहा, जी हाँ, आसिफ साहब भी मौजूद नहीं हैं। वो दरअसल वो कुछ सोचकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर बोला, आप अपना नाम बता दें, साहब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। मैंने कहा, मेरा नाम जावेद है, अगर शाहाना बेटी हो तो उससे मेरी बात करवा दो। मैं ये मालूम करना चाहता था कि शाहाना को अगवा करने के बाद आसिफ अली का रद्द-ए-अमल क्या था। मुलाजिम बोला, शाहाना बीबी भी। वो बोलते बोलते खामोश हो गया। शायद कमरे में कोई दाखिल हुआ था, क्योंकि उसके बोलने की आवाज भी मुझे साफ सुनाई दी थी। मुलाजिम बोला, लीजिए आसिफ साहब आ गए, बात कीजिए। फिर फोन पर कोई महज़्ज़ब और नरम लहजे में बोला, हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा, मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी बेटी मेरे कब्जे में है। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसने फोन बंद कर दिया हूं। फिर उसकी बोझल आवाज सुनाई दी, क्या चाहते हो तुम? जल्दी बताओ। मैं हर कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहता हूँ। मेरी वाइफ आजकल हॉस्पिटल में है, उसे हार्ट अटैक हुआ था। कल ही वो ICU से रूम में शिफ्ट हुई थी। अभी तक हमने उससे ये खबर छुपाई है। उसे अगर मालूम हो गया कि शाहाना को अगवा कर लिया गया है तो वो सदमे से मर जाएगी। प्लीज मिस्टर, मेरी बेटी को घर पहुंचा दो और मुझे बता दो कि तुम्हारी डिमांड क्या है। मैं सरतपाल अरस कर रह गया। मेरी वजह से एक इंसानी जान खतरे में पड़ गई थी। मैंने नरम लहजे में कहा, मेरी सिर्फ एक डिमांड है। मूसा खान ने मेरी एक दोस्त को अगवा कर लिया है। मैं शाहाना के एवज उसकी रिहाई चाहता हूँ। आसिफ अली झुंझला गया, बोला, ओ गॉड, ये मूसा खान तो हमारे लिए अजाब बन गया है। दुश्मनियां खुद मोल लेता है और मुसीबतें हमारे लिए खड़ी हो जाती हैं। कभी मुझे और मेरी फैमिली को घर तक महदूद रहने की ताकीद करता है और कभी खूंखार किस्म के गार्ड्स हम पर मुसल्लत कर देता है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आप फिक्र मत करें आसिफ साहब, आपकी बेटी आराम से है। हमारी आपसे या शाहाना से कोई दुश्मनी नहीं है। मूसा खान पर प्रेशर डालने के लिए मुझसे ये घटिया हरकत सरजद हुई। फिर मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। आसिफ अली की आवाज सुनाई दी, आपने देर से राब्ता किया, मैं पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व कर चुका हूँ। मैंने फिर सख्त लहजे में कहा, तो फिर उन्हें ये भी बता दें कि शाहाना क्यों अगवा की गई है। ये कहते ही मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे बार बार यही सवाल परेशान कर रहा था कि अगर ग्लोरिया वहां से फरार हुई थी तो गई कहां? अब तक तो उसे यहां पहुंच जाना चाहिए था। यहां किसी वजह से न पहुंच सकी हो तो कम से कम फोन पर ही राब्ता कर सकती थी। फिर एक दहशतनाक ख्याल मेरे जहन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने ग्लोरिया को हलाक कर दिया हो और अब शाहाना को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हों। ये ख्याल जैसे जैसे जड़ पकड़ता गया, मेरी बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता गया। फिर मैंने मूसा खान से दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। मैंने एक मरतबा फिर उसका नंबर डायल किया। रिसीवर इस दफा भी मूसा खान ने उठाया था। उसकी आवाज सुनते ही मैंने कहा, ग्लोरिया अब तक मेरे पास नहीं पहुंची, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? वो झुंझला गया, बोला, वो यहां से 2 घंटे पहले जा चुकी है। अब अगर वो तुम्हारे पास नहीं पहुंची तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें शाहाना की जिंदगी अजीज नहीं। अगर ऐसा है तो मैं बराह रास्त तुम्हारी बीमार बहन पर भी हाथ डाल सकता हूं। वो बौखला गया, बोला, ऐसा मत करना, गुड्डी अभी बिस्तर से उठने के काबिल नहीं है, वो तो इसी सदमे से मर जाएगी। मैंने कहा, उसके मरने जीने की मुझे कोई परवाह नहीं। अगर ग्लोरिया मजीद 15 मिनट तक न पहुंची तो? मूसा खान ने कहा, नहीं, तुम हॉस्पिटल का रुख भी नहीं करोगे। मैंने कहा, मैं ठीक 15 मिनट के बाद कार्रवाई शुरू कर दूंगा। अपनी बहन को बचा सकते हो तो बचा लो। ये कहकर मैंने रिसीवर पटक दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ग्लोरिया की वजह से शाहाना को अगवा कर लिया, मगर मेरी ये कोशिश भी रायगां जाती नजर आ रही थी। मैं उस मासूम लड़की को बदतरीन हालात में भी हलाक नहीं कर सकता था, न मैं मूसा खान की बहन को अगवा कर सकता था। फिर बिजली की तेजी से एक ख्याल मेरे जहन में दौड़ा, क्यों ना मूसा खान को ही अगवा कर लूं। अपनी बहन की हिफाजत के लिए वो खुद दौड़ता हुआ अस्पताल जाएगा। मैं बहुत आसानी के साथ उसे वहां से अगवा कर सकता हूँ। मैं इसी इरादे से बाहर निकला कि इस सिलसिले में तैमूर और फर्डिनेंड से मशवरा करूं। मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर फर्डिनेंड के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी मुझे लॉन में गैर मामूली शोर सुनाई दिया। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां पहुंच गया। मेरे आदमियों ने किसी को हिरासत में ले रखा था। मैंने तहक्कुमाना लहजे में कहा, कैसा शोर है, क्या बात है? मैं चंद कदम आगे बढ़ा। एक मुहाफिज ने कहा, यह बंगले की अकबी दीवार के साथ लाश फेंक कर फरार हो रहा था। मैंने हैरान होकर पूछा, कहाँ है लाश? किसी ने कहा, बंगले की पिछली दीवार के साथ पड़ी है। ये हंगामा देखकर तैमूर भी वहां गया। हम दोनों मेन गेट से निकलकर अकबी गेट की तरफ बढ़ रहे थे। वहां वाकई कोई लाश पड़ी थी। अगरचे उसके जिस्म पर मैली सी एक चादर थी, मगर वो भी खून से तर थी।
तैमूर ने आगे बढ़कर वो चादर हटा दी। मेरा दिल उछल कर गोया हलक में आ गया। वो किसी औरत की लाश थी। अगरचे वो औंधे मुंह पड़ी थी, मगर मैं पुश्त से भी उसे लाखों में शनाख्त कर सकता था। उसके ब्राउन बाल मिट्टी में लिथड़े हुए थे, जीन्स और शर्ट जगह जगह से फट गई थी और गर्दन पर खराशों के निशान थे। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा। वो ग्लोरिया थी। मैंने धड़कते दिल के साथ आगे बढ़कर लाश का चेहरा देखा। अचानक सुकून का तवील सांस लिया, क्योंकि वो ग्लोरिया नहीं थी, किसी और गैर मुल्की औरत की लाश थी, जिसकी कद्दो कामत और बालों की रंगत हैरत अंगेज तौर पर ग्लोरिया जैसी थी। अभी हम लाश देखकर फारिग हुए ही थे कि गोया वहां कयामत आ गई। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दो मुल्कों की फौजें आपस में बरसरे पैकार हों। मैं और तैमूर फुर्ती से जमीन पर लेट गए और बहुत तेजी से रेंगते हुए गली के बाहर गाड़ी तक पहुंचे। हमसे पहले हमारा एक आदमी इरफान ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। हमारे सवार होते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इरफान ने बेमकसद एक लंबा चक्कर लगाया। खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मैंने इरफान को दोबारा बंगले की तरफ चलने की हिदायत की, मगर वहां का मंजर देखकर हम सभी सन्नाटे में रह गए। वहां हुजूम देखकर मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। इरफान ने लैंड क्रूजर काफी फासले पर रोक ली थी। तैमूर भी वहशतज़दा अंदाज में उस तरफ देख रहा था। पुलिस की कई मोबाइल्स वहां खड़ी थीं और पुलिस वालों के खौफ से लोग बंगले से कुछ फासले पर खड़े थे। कुछ लोग 4-4 और 6-6 की टुकड़ियों में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। पहले मैंने सोचा कि सूरत हाल मालूम करने के लिए बंगले की तरफ जाऊं, फिर यह सोचकर अपना इरादा मुलतवी कर दिया कि मैं इस वक्त भी पुलिस को मतलूब था और उस वक्त अपने असली हुलिये में था। मेरे सवालात का जवाब देने के बजाय वो लोग उल्टा मुझे धर लेते। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाता कि मैं सदर पाकिस्तान के बुलाने पर यहाँ आया हूँ। फिर इंक्वायरी होती, CMLA से राब्ता किया जाता, मुमकिन है उसके बाद मेरी गुलू खलासी होती। यह भी ऐन मुमकिन था कि CMLA मुझे पहचानने से ही इनकार कर देते। उस सूरत में फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर हो जाता। तैमूर बहुत गौर से मुझे देख रहा था और शायद वो भी वही सोच रहा था जो मेरे जहन में था। उसने भराई हुई आवाज में कहा, कामरान, मैं और इरफान मालूम करके आते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। तुम गाड़ी लेकर बहादुराबाद की मार्केट की तरफ निकल जाओ और उसी राउंड अबाउट पर हमारा इंतजार करो। तुम्हारा यहाँ खड़ा रहना भी ठीक नहीं है। मैंने डूबते हुए लहजे में कहा, मगर ये सब क्या है? तैमूर बोला, हम यही मालूम करने जा रहे हैं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि इरफान को भी वहां नहीं जाना चाहिए। आस पड़ोस के लोगों ने उसे बंगले में आते जाते जरूर देखा होगा। पुलिस को जैसे ही मालूम होगा कि उसका बंगले से कोई ताल्लुक है, वो लोग पहली फुर्सत में उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तैमूर बोला, तो फिर मैं अकेला ही जाता हूँ। मैंने कहा, बराह रास्त पुलिस वालों से पूछगिछ मत करना और हम लोग बहादुराबाद की बजाय मेन शौर्य फैसल की उस मस्जिद में तुम्हारा इंतजार करेंगे, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कोई सवारी न भी मिले तो पैदल वहां पहुंच सकते हो। तैमूर गाड़ी से नीचे उतरा तो इरफान ने इंजन स्टार्ट किया और लैंड क्रूजर झटके से आगे बढ़ गई।